अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आप ठीक है अच्छे से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड कार्नोट इंजन। एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल लगा हुआ है, आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, इस कार्नोट इंजन के हर पहलू को हमें समझना पड़ेगा, राइट फ्रॉम थ्योरी टू न्यूमेरिकल्स। हमें सारे इसके डायमेंशन समझने पड़ेंगे, देन वी कैन pull it off in the exam, right? Okay, so what is Carnot engine? लास्ट क्लास में मैंने बात की थी कि Carnot engine एक कोशिश थी, एक अटेम्प्ट था टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट इंजन, सबसे एफिशिएंट इंजन बनाने की एक कोशिश थी। मैंने कोशिश इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि इंजन बन नहीं पाया। ये सिर्फ डिजाइन हुआ, दिमाग में डिजाइन हुआ, कॉपी पे लिखा भी गया, लेकिन ये कभी भी जमीन पे नहीं बन पाया। क्यों बन नहीं पाया वो हम देख लेंगे और हमें पता चलेगा ये क्यों बन नहीं पाया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देंगे मेन पार्ट्स ऑफ कार्नोट इंजन है क्या। देखिए, किसी भी हीट इंजन के तीन मेन पार्ट्स होते हैं जो कि आप जानते हो। वन इज सोर्स, सिंक एंड वर्किंग सबस्टेंस। ठीक है, और एक बॉडी होती है इंजन की विच इज यूजुअली सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो कार्नोट इंजन में भी यही है, सोर्स, सिंक, वर्किंग सबस्टेंस एंड a cylindrical body। क्योंकि इंजन एफिशिएंट है, इंजन जबरदस्त है, हर कोई चीज जो इंजन से रिलेटेड है वो जबरदस्त है। कैसे जबरदस्त है, we'll see that। So first of all it is source। what is source? देखिए, सोर्स जो होता है वो बॉडी होती है एट हाई टेम्परेचर, और जब आप सोर्स से हीट लेंगे, इफ यू टेक अवे द हीट फ्रॉम द सोर्स, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा या होना चाहिए। लेकिन जो कार्नोट सोर्स है इसकी इनफिनाइट थर्मल कैपेसिटी है, इनफिनाइट थर्मल कैपेसिटी, इनफिनाइट थर्मल कैपेसिटी। इनफिनाइट थर्मल कैपेसिटी मतलब आप सोर्स से कितनी भी हीट यहां पे ले लीजिए, सोर्स का टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा। दैट्स व्हाट इट मींस बाय इनफिनाइट थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, सिंक जो है वो भी जबरदस्त है, उसकी भी इनफिनाइट थर्मल कैपेसिटी है, इनफिनाइट थर्मल कैपेसिटी। सिंक क्या होता है? सिंक होता है द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, अब आप ही बताइए, जब आप किसी बॉडी एट लोअर टेम्परेचर को हीट देंगे, हीट रिजेक्ट करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। लेकिन जो कार्नोट का सिंक है इज अगेन हैविंग इनफिनाइट थर्मल कैपेसिटी। इसका मतलब आप कितनी भी हीट इसे रिजेक्ट करो, इसका टेम्परेचर रेज नहीं होगा। सो दिस इज सोर्स, दिस इज सिंक। देन वर्किंग सबस्टेंस। वर्किंग सबस्टेंस कार्नोट ने कौन सा यूज किया? वर्किंग सबस्टेंस उन्होंने यूज किया एज आइडियल गैस, एज आइडियल गैस। ठीक है, तो सोर्स जबरदस्त है, जबरदस्त क्या है? इसकी इनफिनाइट थर्मल कैपेसिटी है। सिंक जबरदस्त है, जबरदस्त क्या है? इसकी इनफिनाइट थर्मल कैपेसिटी है। वर्किंग सबस्टेंस क्या यूज उन्होंने किया? उन्होंने वर्किंग सबस्टेंस यूज किया आइडियल गैस। इसके बाद बच्चा इंजन की बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी। वो बॉडी क्या थी? बॉडी ऑफ इंजन। देखिए, ये देखिए, ये एक बॉडी है, ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है एक्चुअली, जो हम ऐसे दिखा रहे हैं। ये इसकी हैंडल है, ये इसका पिस्टन है, दिस इज द पिस्टन। ये इसके साइड्स है वॉल्स, ये वॉल्स है। ठीक है, और ये जो बेस है, नीचे बेस है, इट इज डिटैचेबल, डिटैचेबल बेस, डिटैचेबल। ये आप इसके साथ लगा भी सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये सब जो पूरी बॉडी है विद विद बेस, डिटैचेबल बेस, दे आर 100% थर्मली इंसुलेटेड, 100% थर्मली इंसुलेटेड। ठीक है, सो दैट्स इट। चार मेन पार्ट्स है, सोर्स, उसकी इन्फिनाइट थर्मल कैपेसिटी है, सिंक,
उसकी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी है, वर्किंग सब्सटेंस आइडियल गैस है, और फिर ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी है इट हैज गॉट वॉल्स विच आर 100% थर्मली इंसुलेटेड। अब ध्यान रखिए, एक ऐसा सोर्स मिलना जिसकी इनफिनाइट थर्मल कैपेसिटी है ये पॉसिबल नहीं है। एक ऐसा सिंक मिलना जिसकी इनफिनाइट थर्मल कैपेसिटी है ये पॉसिबल नहीं है। आइडियल गैस ऐसे आम हालात में नहीं मिलता है, ठीक है, उसका मिलना भी थोड़ा मुश्किल ही है। और फिर बच गया ये बॉडी विच इज 100% थर्मली इंसुलेटेड, तो 100% थर्मली इंसुलेटेड बॉडी मिलना ये भी मुश्किल है। इससे जो इसके रिक्वायरमेंट्स है, जिसके पार्ट्स है, वो मिलना ही मुश्किल है, इसलिए इंजन बनना ही मुश्किल है। समझ गए? ओके। इसके बाद कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल देखिए, हर कोई इंजन काम करता है इन साइक्लिक प्रोसेस। सो कार्नोट इंजन भी साइक्लिक प्रोसेस में काम करेगा, मतलब उसका वो साइक्लिक प्रोसेस में काम करेगा, वर्क करेगा। अब जो साइक्लिक प्रोसेस उसका है वो कैसा है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसके स्टेप्स कौन से हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो एक ऐसा साइकिल जिसमें सारे स्टेप्स हम दिखाएंगे उस साइकिल के क्या क्या इन्वॉल्व है, तो ऐसे साइकिल को आप कहते हो कार्नोट साइकिल, बिकॉज इट्स मेंट फॉर द कार्नोट इंजन। ओके, साइकिल के पार्ट्स क्या है, साइकिल के स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप है, इस साइकिल में हो रहा है, गैस को एक्सपैंड किया जा रहा है आइसोथर्मली। पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, गैस इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मली। फिर दूसरा होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, gas is then expanded adiabatically. तीसरा है isothermal compression. Isothermal compression, गैस को compress किया जाता है तीसरे स्टेप में, but isothermally. So isothermal compression. और जो चौथा है, it is adiabatic compression. It is adiabatic compression. The fourth step is adiabatic compression. ठीक है, यूनुस? Okay, the fourth step is adiabatic compression. तो ये चार steps है which are involved in the Carnot cycle, और इन चारों steps को, इस cycle को हम दिखाएंगे in a PV graph. तो एक PV graph हम बनाते हैं, PV graph में हम ये cycle दिखाएंगे. This is your PV graph. P versus V. आप जानते हो जो आइसोथर्मल कर्व होती है, एक्सपेंशन या आइसोथर्मल कर्व जब हम दिखाते हैं पीवी ग्राफ में, इट्स ऑलवेज अ हाइपरबोला। सो ये हाइपरबोला आएगा सबसे पहले लाइक दिस, और एक्सपेंशन है। उसके बाद जैसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड हुआ, उसके बाद नया एक्सपेंशन आ रहा है विच इज एडियाबैटिक, और हम जानते हैं एडियाबैटिक का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है बट विद अ ग्रेटर स्लोप। सो दैट मींस इसके बाद जो एक्सपेंशन है वो जारी है, बट इट इज एडियाबैटिक लाइक ऐसे, ठीक है, स्लोप ज्यादा। ये देखिए, ये भी एक्सपेंशन है लेकिन स्लोप ज्यादा है, इसके बाद आपको दिखाना आइसोथर्मल कंप्रेशन, दैट ये जो कर्व आपने बनाई इसी के पैरेलल आप वापस आइए लाइक ऐसे, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। फिर क्या है, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन में अब इसके पैरेलल आएंगे लाइक ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया आपका स्टेप कार्नोट साइकिल, ए बी सी एंड डी। ऑलराइट, सो गैस जाएगा A to B मींस आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर जाएगा B to C एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर जाएगा C to D आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर जाएगा D to A एडियाबैटिक कंप्रेशन। राइट, सो दिस इज योर कार्नोट साइकिल डन। ओके, इसके बाद इस कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, वो हमें बताना है। अब ध्यान रखिए, एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे। देखिए,
आपको याद है जब हमने पहली बार हीट इंजन की बात की थी तो हमने कहा था कि जो एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की ये बराबर होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट मींस मनपसंद चीज जो आप इंजन से चाहते हो। हम इंजन से हमेशा वर्क चाहते हैं तो वर्क बन जाता है आउटपुट। इनपुट मतलब बदले में आपने क्या दिया, हम बदले में यहाँ पे देते हैं हीट, लेकिन कौन सी हीट जो एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब याद रखिए जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ऑलवेज हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। आई कॉल दिस QH, हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, ओके। अगर हम BC की बात करें तो AB में हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, QH इज एब्जॉर्ब्ड। अब जो BC है, BC एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। हम जानते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, एडियाबैटिक प्रोसेस में ऑलवेज होता है क्या, हीट एक्सचेंज इज जीरो, नीदर एब्जॉर्बड नॉर रिजेक्टेड। इसमें जो हीट आएगा वो आएगा जीरो, Q इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, CD जो है इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होता है, हीट इज नॉट एब्जॉर्ब बट हीट इज रिजेक्टेड टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, वी कॉल दैट सिंक। तो यहाँ पे सिंक को हीट रिजेक्ट की जाती है और हम इसको लिख रहे हैं -QL, क्योंकि हीट रिजेक्टेड के लिए हम साइन यूज करते हैं -QL। तो यहाँ पे याद रखिए हीट इज रिजेक्टेड, हीट इज रिजेक्टेड। ठीक है, फिर DA में अगेन हीट इज जीरो क्योंकि ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। Alright, so we say AB AB isothermal expansion, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। BC is adiabatic expansion, no heat, neither absorbed nor rejected। और जो CD है इसमें क्या होता है, ये isothermal compression है, isothermal compression में हीट रिजेक्ट हो जाता है। और DA अगेन है adiabatic compression, adiabatic expansion हो या compression हो, हीट इज जीरो। तो वही मैंने लिखा जीरो, राइट, ओके। और इस साइकिल का एरिया जो होगा, इसका एरिया आपको वर्क देगा, इसका एरिया आपको वर्क देगा। सो एफिशिएंसी, अब हम लिखेंगे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल टू, ये बराबर होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट हमने अभी बताया, आउटपुट के बदले आपने लिखना है वर्क डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड के बदले आप लिखेंगे QH। ठीक है, तो ये बन गया आपका एफिशिएंसी का पहला फॉर्मूला। ठीक, ऑलराइट, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर दिस कार्नोट साइकिल। यूजिंग फर्स्ट लॉ फॉर द साइकिल, यूजिंग फर्स्ट लॉ फॉर साइकिल। हम जानते हैं किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस जो भी हो, डेल्टा U चेंज इन इंटर एनर्जी जीरो होता है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटर एनर्जी जीरो होता है, इसलिए किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा Q साइकिल होता है बराबर डेल्टा W साइकिल, या हीट इन साइकिल इज इक्वल टू वर्क इन साइकिल। तो ये जो वर्क था, ये वर्क था साइकिल में, साइकिल। सो यूजिंग फर्स्ट ऑफ साइकिल, वर्क इन द साइकिल इज इक्वल टू हीट इन द साइकिल, Q इन द साइकिल। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट याद कीजिए, जब हम कहते हैं हीट इन द साइकिल, हीट इन द साइकिल मींस सम ऑफ हीट्स इन ऑल स्टेप्स, सम ऑफ हीट्स इन ऑल स्टेप्स। मुझे बताइए इस पूरे साइकिल में हर स्टेप में अगर हम हीट देखेंगे और उनको ऐड करेंगे, देखिए इस स्टेप में हीट है QH, इसमें जीरो, इसमें -QL, इसमें जीरो। अब आप ये बताइए हीट इन द साइकिल, Q इन द साइकिल के बदले क्या आएगा, Q इन द साइकिल के बदले आएगा, Q इन द साइकिल के बदले आएगा क्या आएगा, एक आएगा QH, क्योंकि हीट इन द साइकिल मींस सम ऑफ हीट्स इन ऑल द स्टेप्स। इससे पहला स्टेप है AB, इसमें हीट है QH जो एब्जॉर्ब हुआ, दूसरे में जीरो है, दूसरे में जीरो है। तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे मत लिखिए। तीसरे में है -QL, क्योंकि जब हीट रिजेक्ट होती है साइन नेगेटिव होता है, इसलिए -QL। और चौथे में अगेन हीट इज जीरो। सो टोटल हीट जो साइकिल में है वो है QH -QL। तो हम लिखेंगे QH -QL। अब आप क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए, Q in the cycle is equal to work in the cycle. Work in the cycle is equal to heat in the cycle, and heat in the cycle is QH
माइनस QL, क्योंकि हीट इन द साइकिल मीन्स सम ऑफ ऑल द हीट्स, एक हीट है QH, दूसरा माइनस QL, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सो हीट इन द साइकिल इज QH माइनस QL, लेकिन हीट इन द साइकिल इज इक्वल वर्क इन द साइकिल, इससे मैंने लिखा वर्क इन द साइकिल इज इक्वल हीट इन द साइकिल इज इक्वल QH माइनस QL। अब आप क्या कीजिए, एफिशिएंसी में वापस जाइए और इसको पुट कीजिए, तो आप लिखेंगे एफिशिएंसी में नीटा इज इक्वल टू W वर्क इन द साइकिल के बारे में लिख सकता हूं QH माइनस QL डिवाइड बाय QH, ठीक है। फिर QH से अलग अलग डिवाइड कीजिए, तो ये बनेगा QH बाय QH विच इज 1 माइनस QL बाय QH माइनस QL बाय QH। तो ये मिल गया आपको एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। ऑलराइट, ओके। जैसे हमने देखा था रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, QL is directly proportional to TL and QH is directly proportional to TH। वैसे कॉर्नो इंजन में भी ये प्रूव किया जाता है कि QL is directly proportional to TL and QH is directly proportional to TH। इससे ये एक्सप्रेशन एक और फॉर्म लेगी, दैट इज नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस QL के बजाय आप लिखेंगे TL मीन्स लोअर टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइड बाय QH के बजाय TH मीन्स हायर टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो मिल गया आपको एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला। तो 3 फॉर्मूलाज है आपके पास, ये भी है और आपके पास ये भी है। तो 3 एफिशिएंसी के फॉर्मूलाज आपको मिल गए, ये तीनों अपने सामने रखिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट, ओके। और याद रखिए जब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे TL बाई TH, ऑलवेज टेम्परेचर को आप लेंगे इन केल्विन, टेक टेम्परेचर इन केल्विन, राइट, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन इन कार्नोट इंजन, ठीक। फाइंड द एफिशिएंसी of Carnot engine working between the temperatures of between the temperatures of freezing point and boiling point of water। ये आपका क्वेश्चन। एक कार्नोट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी आपको बतानी है, और जो TL और TH है वो आप खुद देख सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मुझे बताइए जब पानी फ्रीज होता है मीन्स उसका आइस बन जाता है, वो किस टेम्परेचर पे होता है, 0 डिग्री पे, और बॉयल किस टेम्परेचर पे होता है, 100 टेम्परेचर पे। इसका यह मतलब है यहाँ पे जो TL है, लोअर टेम्परेचर TL इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन, और TH जो है वो हायर टेम्परेचर है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस, और वो है 100 प्लस 273 वो बनेगा 373 केल्विन, ठीक है। अब एफिशिएंसी लिख लीजिए, एफिशिएंसी नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस TL डिवाइड बाई TH, यही है 1 माइनस TL डिवाइड बाई TH, ठीक। सो ये बनेगा 1 माइनस TL, लोअर टेम्परेचर इज 273 डिवाइड बाई 373। सो 373 माइनस 273 वो बनेगा 100 डिवाइड बाई 373। सो 100 डिवाइड बाई 373 आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा ये, मेरे ख्याल से ये आएगा 0.26 के करीब। आई चेक इट, 100 डिवाइड बाई 373, 100 डिवाइड बाई 373, 100 डिवाइड बाई 373 जी 0.26 आएगा, तो ये आएगा 0.26।
जिसको आप लिख सकते हो, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है जिसको आप लिख सकते हो नीटा इज इक्वल टू 0.26 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए विच इज 26 पॉइंट समथिंग 26.8%, क्योंकि ये एक्चुअली है 0.268 जिसको आप फिर लिख सकते हो 26.8%, तो ये एफिशिएंसी है इस कार्नोट इंजन की, राइट। ओके, दूसरा ध्यान रखिए, अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी एल बाई टी एच। टू इंप्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, टू इंप्रूव एफिशिएंसी, बताइए एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या आपने टीएल को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? आप देखिए, अगर टीएल कम आएगा, टीएल लेस आएगा, सो ये पूरा टर्म लेस ही आएगा, एंड 1 माइनस लेस या 1 माइनस कम ज्यादा बनता है, दैट मीन्स एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सो टू इंप्रूव एफिशिएंसी, टीएल लोअर टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज्ड। ये जितना आप कम करेंगे उतनी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, टीएल शुड बी डिक्रीज्ड, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट टीएच? TH, that's the temperature, higher temperature, that is the temperature of source, इसको बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए to increase the efficiency? अब आप ही देखिए, अगर ये बढ़ेगा, TH बढ़ेगा, ये टर्म जो है ये कम हो जाएगा, क्योंकि जब ये बढ़ेगा ये टर्म कम आएगा, 1 माइनस कम फिर से ज्यादा बन जाएगा। सो अगेन, टू इंप्रूव एफिशिएंसी, अगर आप एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहते हो, TL, दैट इज टेम्परेचर ऑफ सिंक, इसको कम करना चाहिए, एंड TH, higher temperature, which is the temperature of source, वो बढ़ाना चाहिए। To TH should be, it should be what? It should be increased. Alright? So ये दो तरीके हैं जिससे आप इंजन की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, ठीक है। TL कम कीजिए, TH बढ़ा दीजिए। इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को गौर से देखिए। A Carnot engine, in a Carnot engine, एक Carnot engine है जिसमें TH है, हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू 1000 डिग्री सेल्सियस, एंड TL लोअर टेम्परेचर विच इज टेम्परेचर ऑफ सिंक इज इक्वल 500 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ दीज by decreasing the temperature of sink by 100 degrees Celsius, or increasing the temperature of source by 100 degrees Celsius, will result in greater efficiency. ध्यान रखिए, आपका कार्नोट इंजन है जिसके इनिशियली टेम्परेचर से हायर है 1000 डिग्री और लोअर है 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये कह रहा है कि आप क्या करेंगे, क्या आप डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर ऑफ सिंक, डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर ऑफ सिंक बाय 100 डिग्री सेल्सियस, या आप इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर ऑफ सोर्स, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बाय 100 डिग्री सेल्सियस, ताकि एफिशिएंसी में ज्यादा इजाफा हो जाए। क्वेश्चन समझ लीजिए, डिक्रीज करने से भी एफिशिएंसी बढ़ती है, जब हम सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और इंक्रीज अगर हम टेम्परेचर का करेंगे सोर्स का, सोर्स के टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे उससे भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये कहता है आपके पास दो ऑप्शन है, आप सिंक का टेम्परेचर अगर 100 कम करेंगे,
एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सोर्स का टेम्परेचर 100 बढ़ाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लेकिन क्या दोनों मेथड्स में एफिशिएंसी इक्वली बढ़ जाएगी या नहीं? ठीक है, सो ये मानता है कि एफिशिएंसी दोनों से बढ़ेगी। सिंक का टेम्परेचर 100 कम किया, एफिशिएंसी बढ़ेगी। सोर्स का टेम्परेचर 100 ऊपर किया, एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन क्या दोनों चीजों से एफिशिएंसी इक्वली बढ़ेगी या नहीं? ग्रेटर एफिशिएंसी, ज्यादा एफिशिएंसी किस चीज से बढ़ेगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका जवाब हम कैसे देंगे? मैथमेटिकली इसका जवाब देंगे। सो इससे हम इसका ऐसे जवाब देंगे। देखिए हम कैसे जवाब देंगे। पहले हम करेंगे कीप टेम्परेचर ऑफ सोर्स कांस्टेंट, कीप टेम्परेचर ऑफ सोर्स कांस्टेंट। कीप टेम्परेचर ऑफ सोर्स कांस्टेंट। सोर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए जो है 1000 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीज कीजिए टेम्परेचर ऑफ सिंक, डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ सिंक, डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ सिंक। सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज कीजिए और देखिए एफिशिएंसी क्या आएगी। तो एफिशिएंसी आएगी η1 इज इक्वल टू 1 माइनस TL, लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर को क्या करना, उसको कम करना, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सिंक। सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज कीजिए बाय 100। अगर सिंक का टेम्परेचर 500 था, आप 400 ले लीजिए। 400 डिवाइड बाय हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस, वो वही रखिए, उसको चेंज मत कीजिए। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं जब भी ये 1 माइनस TL/TH यूज होता है, इट हैज टू बी यूज्ड इन केल्विन। इससे यहां पर भी हम 273 ऐड करेंगे और नीचे भी हम 273 ऐड करेंगे। अब ठीक है, अब देखिए आपका जवाब कितना आएगा। देखिए आपका जवाब कितना आएगा। यह आएगा 1273 माइनस 673, है ना, 673। ये बनेगा 1273 माइनस 673, वो आएगा 600 डिवाइड बाय 1273। इसको ऐसे रखिए, कीप इट एज इट इज, कीप इट एज इट इज। अब हम दूसरा केस करेंगे। दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में आप क्या करेंगे, आप ऐसे आप सिंक का टेम्परेचर सेम रखेंगे 500, सोर्स का इस बार बढ़ाएंगे। तो कीप टेम्परेचर ऑफ सिंक से, कीप टेम्परेचर ऑफ सिंक सेम, कीप टेम्परेचर ऑफ सिंक सेम। सिंक का टेम्परेचर सेम रखिए एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, एंड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स। सोर्स का टेम्परेचर आप बढ़ाइए, सिंक का टेम्परेचर वही रखिए और देखिए एफिशिएंसी कितनी आएगी। तो ये बनेगा η2 इज इक्वल टू 1 माइनस TL, लोअर टेम्परेचर कितना है 500, वो वही रखिए, डिवाइड बाय TH। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एक्चुअली था शुरू में 1000, हम उसमें 100 बढ़ाएंगे तो वो बनेगा 1100। ठीक है, ऑलराइट। लेकिन फिर क्या करना है, फिर हम ऐड करेंगे प्लस 273, नीचे भी प्लस 273। अब देखिए आपका जवाब क्या आएगा। यह बनेगा 11 प्लस 2 1373 माइनस 773, है ना, 500 प्लस 273, ये बनेगा 773। ये बनेगा 1373, 1373 माइनस 773, वो बनेगा 600 डिवाइड बाय आएगा 1373। ठीक है, तो ये बन गई एफिशिएंसी नंबर 2। अब जरा चेक कीजिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, और चेक कीजिए क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर है। एक आ रहा 600 बाई 1273, दूसरा आ रहा 600 बाई 1373। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। दोनों के न्यूमरेटर सेम है। अब नीचे जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो कम होगा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो वैल्यू ज्यादा होगा। इसका डिनोमिनेटर है 1273, उसका 1373। 1273 वैल्यू कम है, इसे η1 ज्यादा आएगा। सो η1 is greater than η2। That means ये एफिशिएंसी ज्यादा आ रही है और ये एफिशिएंसी कम आ रही है। इसका ये मतलब है अगर आपके पास दो चॉइसेस है, 100 बढ़ाइए या 100 कम कीजिए, एफिशिएंसी किस में ज्यादा बढ़ेगी? ठीक है, 100 बढ़ाने से भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, 100 कम करने से भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। लेकिन बढ़ाना किस में? सोर्स में। कम किस में करना है? सिंक में। लेकिन हमने देखा दोनों में जब बढ़ती है इक्वली नहीं बढ़ती है। सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से
उतनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है जितना सिंक का टेम्परेचर कम करने से बढ़ती है। क्योंकि आप देखिए, आपने यहाँ पे सिंक का टेम्परेचर कम किया था और एफिशिएंसी आ रही है 600/1273। यहाँ पे आपने सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाया था, एफिशिएंसी आ रही है 600/1373। इससे सिंक का टेम्परेचर कम करने से एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। सो दैट्स इट, नीटा 1 इज ग्रेटर देन नीटा 2, डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a Carnot engine, working between temperatures 500 Kelvin and 1000 Kelvin. 500 Kelvin and 1000 Kelvin. What is the work done in the cycle? What is the work done in the cycle what is the work done in the cycle if heat absorbed is 500 joule per cycle? ये आपसे पूछ रहा है, एक कार्नो इंजन है आपके पास, हियर्स अ कार्नो इंजन, जिसमें टेम्परेचर ऑफ सिंक है 500 केल्विन और टेम्परेचर ऑफ सोर्स है 1000 केल्विन। ये आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन, कितना वर्क मिलेगा आपको साइकिल में अगर साइकिल में हीट एब्जॉर्ब हुई है 500 जूल। आप कैसे करेंगे, ठीक है। और आपको याद होगा नीटा बराबर होता है 1 माइनस नीटा बराबर होता है वर्क डन डिवाइड बाई हीट एब्जॉर्बड, QH हीट एब्जॉर्बड, ठीक। सो वर्क डन हमें निकालना है, हीट एब्जॉर्बड हमें पता है, लेकिन वर्क हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें नीटा मालूम हो। यहां से नीटा पता नहीं चलेगा क्योंकि एक ही चीज हम जानते हैं, दैट इज QH। क्या हम नीटा किसी और इंफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपके पास लोअर टेम्परेचर भी है, आपके पास हायर टेम्परेचर भी है, और आप जानते हो नीटा बराबर होता है 1 माइनस TL/TH, राइट। इससे आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। सो आपका जवाब आएगा W/QH इज इक्वल टू 1 माइनस TL डिवाइड बाई TH, ऑलराइट, ओके। अब देखो वर्क हमें निकालना है तो वो आ जाएगा QH हीट एब्जॉर्बड 500 जूल, ये आएगा 500 इज इक्वल टू 1 माइनस TL लोअर टेम्परेचर इज 500 डिवाइड बाय हायर टेम्परेचर इज 1000, ठीक है। अब चेक कीजिए कितना आएगा, ये बराबर आएगा 1000 माइनस 500, 1000 माइनस 500 आएगा 500 डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अब देखो आपका वर्क कितना आएगा, आपका वर्क आएगा बराबर, ये देखिए वर्क कितना आएगा बराबर, ये 2 0 और ये 2 0 चले जाएंगे, 5 1s आर 5 2s आर, ये बन गया 1/2। सो आपका वर्क बराबर आएगा 500, है ना, 500 यहां पे जाएगा और नीचे 2 है ना, तो ये बनेगा 500/2 विच इज 250 जूल। सॉल्व्ड, ऑलराइट, डन, दिस इज डन एंड डस्टेड, ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन, इन अ रिवर्सिबल Carnot engine, the efficiency of engine is 1/10
Efficiency is 1 by 10. Find the amount of heat extracted from the cooling compartment. From the cooling compartment. An amount of heat extracted from the cooling compartment, या मैं इसको लिखूंगा, ठीक है, find the amount of heat extracted from the cooling compartment if the work done per cycle is 100 joule. रिवर्सिबल कॉर्नो इंजन, रिवर्सिबल का मतलब है अगर हम इसकी डायरेक्शन को, साइकिल की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो एक रेफ्रिजरेटर बन जाएगा. समझ गए? रिवर्सिबल वही है, क्योंकि हमने कहा था कि जो हीट इंजन होता है, जो 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 रेफ्रिजरेटर होता है, व्हाट इज रेफ्रिजरेटर एक्चुअली? रेफ्रिजरेटर इज अ हीट इंजन रन इन रिवर्स डायरेक्शन. रेफ्रिजरेटर एक्चुअली एक हीट इंजन होता है विच वी रन इन द रिवर्स डायरेक्शन. राइट, तो वही है यहाँ पे कि अगर आप हीट इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में चलाएंगे तो वो रेफ्रिजरेटर बन जाएगा. इसका आपको नहीं लगता कि हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बीच में एक ताल्लुक होना चाहिए, एक रिलेशन होनी चाहिए, है ना? होना चाहिए ना? देयर शुड बी. एंड देयर इज वन सच रिलेशन, दैट इज के, दैट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस नीटा डिवाइड बाई नीटा. ये आप याद रखेंगे, 1 माइनस नीटा डिवाइड बाई नीटा. ये होता क्या? ये होता है के का वैल्यू, के का वैल्यू. ओके, सो के मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जब ये रेफ्रिजरेटर है, नीटा मीन्स एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जब ये हीट इंजन है. तो दो के बीच में ये रिलेशन है. ठीक, सो अगर कहीं पे नीटा दिया गया है, इफ द नीटा इज गिवन, जैसे नीटा दिया है, एफिशिएंसी दिया गया है, एफिशिएंसी 1/10 है, तो आप के निकाल सकते हो. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे के का वैल्यू कितना आएगा. के का वैल्यू आएगा 1 माइनस नीटा 1/10 डिवाइड बाई 1/10. ठीक है, तो ये बनेगा 10 माइनस 1, दैट्स 9/10 डिवाइड बाई 1/10, है ना? 10 and 10 गोस, आपका वैल्यू आ रहा है 9. सो के इज इक्वल टू 9. मिल गया. जब ये हीट इंजन एज वर्क करेगा, इसका नीचा है, इसका नीचा 1/10, एफिशिएंसी इज 1/10, और जब ये वर्क करेगा एज रेफ्रिजरेटर, इसका के का वैल्यू आएगा, के मींस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो 9 आएगा. ये फिर वही कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड. बताइए कितनी हीट ये एक्सट्रैक्ट करेगा रेफ्रिजरेटर, क्योंकि हम हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द कूलिंग कंपार्टमेंट. हम किस चीज में कूलिंग कंपार्टमेंट से हीट लेते हैं? हीट इंजन में या रेफ्रिजरेटर में? रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, जो कूलिंग कंपार्टमेंट होता है उससे हम हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, फिर वो फ्लो करता है बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर. ये वही कह रहा है कि आप कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करेंगे जब ये रेफ्रिजरेटर बन जाएगा. और अगर वर्क डन पर साइकिल, अगर हमें वहां पे वर्क करना पड़ता है, रेफ्रिजरेटर में वर्क करना पड़ता है, इक्वल टू 100 जूल. ठीक, तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, आपने के की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा. और आपको याद होगा के जो होता है ये होता है QL, दैट इज हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कूलिंग कंपार्टमेंट डिवाइड बाय वर्क डन, डिवाइड बाय वर्क डन. इज इट? हाँ, यही है. के इज इक्वल टू QL बाय W. ठीक, अब आप देखिए के का जो वैल्यू है वो दिया गया है, इट्स 9. सो के बदले आप लिखेंगे 9. QL को QL ही रखेंगे आप, और जो W है W, वर्क कितना है? वर्क है आपका 100. ठीक है, ऑलराइट. ठीक, सो आपका आएगा QL इज इक्वल टू 900 जूल्स. दैट्स इट, डन. इतनी हीट आप एक्सट्रैक्ट करेंगे कूलिंग कंपार्टमेंट से. आई होप इट्स क्लियर. इज इट? यस, इट्स क्लियर. Okay. A heat engine working
between the temperatures (300 Kelvin and 1200 Kelvin). The designer claims its efficiency equal to 80%. The design claims its efficiency equal to 80%. How authentic या how correct is his claim? ध्यान रखिए, एक इंजन है जो कार्नोट इंजन नहीं है। यह काम करता है दो टेम्परेचर्स के बीच में, क्योंकि हर किसी इंजन में एक लोअर टेम्परेचर होता है, एक हायर टेम्परेचर होता है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है और जो बड़ा टेम्परेचर है वो है 1200 केल्विन। और ये जिसने इस इंजन को डिजाइन किया है वो क्लेम कर रहा है कि इस इंजन की एफिशिएंसी 80% है। हमें बताना है कि उसकी जो क्लेम है वो कितनी सही है या वो कितनी करेक्ट है। याद रखिए, एक थ्योरम है which is called Carnot theorem। यह कहता है कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा नहीं हो सकती है बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स। मतलब अगर यही टेम्परेचर्स पे कार्नोट इंजन काम करेगा, कौन से टेम्परेचर्स? 300 और 1200 पे कार्नोट इंजन काम करेगा, तो उसकी जितनी एफिशिएंसी यहां पे आ जाएगी, किसी और इंजन की एफिशिएंसी उतनी नहीं होगी। समझ गए? जो एफिशिएंसी कार्नोट इंजन की इन टेम्परेचर्स पे आएगी, कोई और इंजन उसकी एफिशिएंसी, इस एफिशिएंसी जो कार्नोट इंजन की आएगी इन टेम्परेचर्स पे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकती, बल्कि उससे कम ही होगी। तो हमें चेक करना है कि अगर यह कार्नोट इंजन होता तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होती फॉर कार्नोट इंजन। अगर यह कार्नोट इंजन होता तो उसकी एफिशिएंसी हम चेक करेंगे फॉर द सेम टेम्परेचर्स कितनी होती। नीटा बराबर आता 1 माइनस TL बाई TH, 1 माइनस TL बाई TH, जो बराबर है 1 माइनस 300 डिवाइड बाई 1200। ठीक है, तो ये बनेगा 1200 माइनस 300, वो बना गया 900। 12 माइनस 3 900 डिवाइड बाय 1200। ठीक है, तो ये और ये जाएगा, इट इज 9 बाई 12, 9 बाई 12, 3 3s आर 3 4s आर 3 3s आर 3 4s आर 3 बाई 4, 3 बाई 4 होता है 0.75, 0.75, 0.75 का मतलब है 75%। ध्यान रखिए, अगर कार्नोट इंजन 300 केल्विन और 1200 केल्विन के टेम्परेचर्स पे चलेगा तो उसकी एफिशिएंसी होगी 75%। लेकिन अगर कोई और इंजन आपके पास है, वो कार्नोट इंजन नहीं है, वो भी इन्हीं दो टेम्परेचर्स पे चलेगा, दैट इज 300 और 1200,
उसकी एफिशिएंसी 75 से कम होनी चाहिए, 75 से ऊपर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी अगर किसी इंजन की होती है दैट इज फॉर द कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सारे इंजन से ज्यादा होती है फॉर द सेम टेम्परेचर रेंज पे। तो वही हमने किया, हमने ये टेम्परेचर 300 और 1200 किसको दिए? कार्नोट इंजन को दे दिए। फिर हमने चेक किया कि कार्नोट इंजन को अगर ये टेम्परेचर दिए जाएंगे उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 75%। इसका यह मतलब है जो हीट इंजन हमारे पास है जिसकी बात कर रहा है उसकी एफिशिएंसी 75 ही नहीं होगी, उससे कम होगी, क्योंकि 75 से कार्नोट की हो सकती है इस टेम्परेचर पे, बाकी इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो 75 से कम होगी। और ये डिजाइनर क्लेम कर रहा है इसकी एफिशिएंसी 80%। क्या इसकी जो क्लेम है करेक्ट है? द आंसर इज नो। इसकी क्लेम जो है वो करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, वो गलत है। राइट? सो दिस व्हाट यू कॉल कार्नोट थ्योरम, सिंपल एंड स्ट्रेट। डन। तो ये था आपका कार्नोट इंजन। इसमें और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आप खुद चेक कीजिएगा। तो वेरी इजी क्वेश्चंस नाउ, यू कैन सॉल्व इंशाल्लाह ऑल ऑफ देम, नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व देम। तो अब हम चलेंगे थर्मोडायनामिक्स के एक दूसरे पार्ट पे, थर्मोडायनामिक्स के दूसरे पार्ट पे अब हम चलेंगे। और जो दूसरा पार्ट है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करने वाले हैं हीट इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास एक सब्सटेंस है विच मे बी लिक्विड और मे बी सॉलिड, उसका मास है m। ठीक, आप चाहते हो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, रेज हो जाए बाय डेल्टा टी। तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हम हीट देते हैं। क्वेश्चन इज आप कितनी हीट देंगे? हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस विच कैन बी लिक्विड और विच कैन बी सॉलिड सो दैट its temperature is changed or increased by delta T if the mass of the substance is smaller. और आपको याद होगा इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस में क्या होता था? गैसेस में जो हीट लगती थी वो लगती थी डेल्टा Q इज इक्वल टू म्यू C डेल्टा T, म्यू C डेल्टा T। फिर अगर प्रोसेस होता आइसोकोरिक, ये C बनता CV। अगर प्रोसेस होता आइसोबारिक, ये C बनता CP। क्योंकि आइसोकोरिक में ये हीट बराबर होता है म्यू CV डेल्टा T और आइसोबारिक में बराबर होता है म्यू CP डेल्टा T और पॉलीट्रोपिक में यह बराबर होता है म्यू C डेल्टा T। But it is in case of gases. But here we're not talking in terms of gas. हम गैस की बात नहीं कर रहे हैं, we are talking about liquids and solids. अगर लिक्विड और सॉलिड है तो ये हीट किसके बराबर होती है? So here I write for liquids and solids, for liquids and solids, ये डेल्टा Q हीट जो लगती है ये बराबर होता है M C डेल्टा T, MC डेल्टा T। तो यहां पे होता था म्यू C डेल्टा T, म्यू मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, C मीन्स मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां पे म्यू के बदले मास है, दैट मीन्स हम सीधे मास में यहां पे बात करने वाले। वहां पे बड़ा C था जिसको हम कहते थे मोलर स्पेसिफिक हीट, यहां पे छोटा C है, इसको हम कहते हैं सिर्फ स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस। और डेल्टा T वहां भी है यहां भी है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। तो आप याद रखिए जो C यहां पे होता है इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस। Specific heat of substance. Right? So it's called specific heat of substance. Now सबसे पहले हम इस C की बात करेंगे आज के क्लास में, फिर हम यूज कल करेंगे। C बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मसला है, C की बात करते हैं।
यहां मैं लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ सी। ये सी जो है ये स्मॉल है, ठीक है, वैल्यू ऑफ सी। सी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, ध्यान रखिए। अगर मैं बात करूं वाटर की, वाटर व्हेन इट इज लिक्विड, सी का वैल्यू होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये सी का वैल्यू है। अगर मैं बात करूं आइस की, दैट इज वाटर इन सॉलिड फॉर्म, सी का वैल्यू होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं बात करूं स्टीम की, सी का वैल्यू होता है 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ सी। अब आप चेक करेंगे जो सब्सटेंस है वो हर बार सेम है, वाटर H2O, लेकिन जब वो लिक्विड फॉर्म है उसका C बराबर आता है 1, जब वो सॉलिड फॉर्म है आइस उसका C आता है 0.5, और जब वो गैसेस फॉर्म है स्टीम उसका C आता है 0.47। इसका यह मतलब है जब एक सब्सटेंस का फेज चेंज होता है C also changes। इसका मतलब है C स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द फेज ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो मैं लिखूंगा C specific heat depends on the phase of the substance। तो ये पहला मसला है C का, राइट, ओके। दूसरा, अगर मैं इस डेफिनेशन में वापस जाऊंगा कि डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड ये बराबर होता है एम सी डेल्टा टी। मान लीजिए आपका सब्सटेंस जो है वो गुजर रहा है थ्रू एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है, इफ प्रोसेस इज एडियाबैटिक, याद रखिए एडियाबैटिक प्रोसेस जब होती है टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर डज चेंज, इंक्रीज भी होता है, कभी कभी डिक्रीज होता है, लेकिन जो हीट वहां पे लगती है वो जीरो होती है। देयर इज नो हीट एक्सचेंज, हीट नहीं लगती है। तो अगर मैं एडियाबैटिक, द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करूंगा तो डेल्टा क्यू के बदले मुझे लिखना है 0 इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब यहां पे आप सी को अलग कीजिए, C का वैल्यू आएगा 0 बाय एम डेल्टा टी, तो वो 0 ही आएगा। C इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे तो इसको क्या हो रहा है, C इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ से सीधे पता चलता है C इज इक्वल टू 0 बाय एम डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपके सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट 0 होगा अगर वो गुजर रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू। समझ गए। दूसरा, अगर प्रोसेस isothermal है, if the process is isothermal, a process isothermal, हम जानते हैं isothermal process में heat लगती है, heat is given to the system, लेकिन उसका temperature change नहीं होता है, temperature does not change, delta T is 0। so we say heat लगती है, delta Q यहाँ पे है is equal to m, C तो C है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस में 0 आता है। अब आप ये बताइए आपका C जो है वो कितना आएगा, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी, सो C बन जाता है इन्फिनिटी। ठीक, तो इससे जो C है सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, ये ऑल्सो डिपेंड करता है ऑन द प्रोसेस दैट द सब्सटेंस अंडरगोस। आपका सब्सटेंस किस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है। इफ इट इज अंडरगोइंग द एडियाबैटिक प्रोसेस, C is equal to 0. If it's undergoing isothermal process, C is equal to infinity. Right? Okay. So C
Specific heat also depends on the temperature of the substance. So हमने अभी देखा C can be 0, C can be positive, जैसे water के लिए 1 होता है, ice के लिए 0.5 होता है, steam के लिए 0.47 होता है, and C can also be infinity. Next point is, can C be negative? क्या C negative हो सकता है? Negative C का क्या मतलब है? What do you mean by negative C? C negative हो सकता है. याद रखिए, अगर मैं लिखता हूं C is equal to -1 calorie per gram per degree Celsius. For example, मैंने ये लिखा C का वैल्यू है माइनस, कैन इट बी नेगेटिव? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा पर डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 ग्राम सबस्टेंस के लिए, आपके पास 1 ग्राम सबस्टेंस है, उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो हीट चाहिए. हीट -1 कैलोरी का मतलब है हीट उसे लेनी पड़ेगी, उसे हीट रिजेक्ट करनी पड़ेगी, उसे हीट इवॉल्व करनी पड़ेगी. 1 कैलोरी मींस वो हीट दे रहा है, हम उसे हीट नहीं दे रहे हैं, वो हीट दे रहा है. हीट इज रिजेक्टेड. समझिए, वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो हीट रिजेक्ट करता है. क्योंकि माइनस जब माइनस आता है, माइनस हीट जब माइनस आता है, माइनस का मतलब है हीट इज रिजेक्टेड. इसका यह मतलब है सबस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट नहीं देनी पड़ेगी, हीट उसे लेनी पड़ेगी. इज दिस पॉसिबल? क्या आपके हिसाब से ये पॉसिबल है कि किसी भी सबस्टेंस का हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहेंगे और वो करने के लिए हम उसे हीट नहीं देंगे, हम उसे हीट लेंगे? क्या ऐसा मुमकिन है? क्या लगता है? यस, ऐसा पॉसिबल है. एक सबस्टेंस है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसे हीट नहीं देनी है, उसे हीट लेनी है, उसे हीट लेनी है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. सैचुरेटेड वाटर वेपर. हाँ, सैचुरेटेड वाटर वेपर में ऐसा होता है. सो C इज इक्वल टू नेगेटिव. C इज इक्वल टू नेगेटिव किसके लिए? सैचुरेटेड वाटर वेपर के लिए. सैचुरेटेड वाटर वेपर, उसका C नेगेटिव होता है. इसका मतलब है उसमें टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसे हीट नहीं देनी पड़ेगी, उससे हीट लेनी पड़ेगी. दिस व्हाट इट मींस एज C इज नेगेटिव. नाउ इसका मतलब यह है C कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी 0, इट कैन बी इनफिनिटी, इट कैन हैव ऑल द वैल्यूज. ऑलराइट, ठीक है, डन? यस, इट्स डन. Next है heat of transformation. Heat of transformation. Heat of transformation. ध्यान रखिए. मुझे बताइए, अगर आपके पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, आपने इसका वाटर बनाना है और वाटर बनने का मतलब है ये आइस मेल्ट होगा. जब ये मेल्ट हो जाएगा इसका पानी बनेगा. ठीक, और याद रखिए जैसे ही इसका पानी बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस के बाद, जो पहला पानी इसका बनेगा उसका टेम्परेचर भी होगा 0 डिग्री सेल्सियस ही. याद रखिए, उसके बाद अगर आप उसे हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. सो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस, जब मेल्ट हो जाता है पानी बन जाता है, वो पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है. माई क्वेश्चन टू यू इज, बताइए क्या आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को पानी 0 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए हीट लगती है या ये बिना हीट के मेल्ट हो जाता है? व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? व्हाट डू यू थिंक? सो लेट मी टेल यू, जब तक आप हीट आइस को नहीं देंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस, आपका आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है और आप उसे मेल्ट करना चाहते हो, ये तभी मुमकिन है जब आप उसे हीट देंगे. बिना हीट के ये हो नहीं सकता, बिना एनर्जी के ये हो नहीं सकता. आपने इसे एनर्जी देनी है, आपने इसे हीट देनी है, तब जाके ये मेल्ट हो जाएगा. अब हम चेक करेंगे हीट कितनी देनी है आइस को मेल्ट करने के लिए. अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T. MC डेल्टा T. तो जरा चेक कीजिए, जब आइस मेल्ट हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ आइस टेक्स प्लेस एट 0 डिग्री सेल्सियस और जो पानी बनता है उसका वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है. मुझे पता है उस हिसाब से जो चेंज इन टेम्परेचर होगा
होगा वो कितना आएगा, 0, क्योंकि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस जब मेल्ट हो जाएगा उसका पानी बनेगा, जो पानी बनेगा वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है, 0, एज अ रिजल्ट हीट आ रही है 0। तो व्हाट डज इट मीन, क्या हीट यहाँ पे 0 लगती है, मीन्स हीट नहीं लगती है, नहीं। एक्सपेरिमेंट में कहता है कि नहीं हीट लगती है, बिना हीट के होता नहीं है। फिर मसला क्या, मसला ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, ये यूजुअली इट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फेज ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है और हीट लगती है, बिना हीट के ये होता नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला उस वक्त नहीं लगता है। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त हीट जो लगती है उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और उसका फॉर्मूला है डेल्टा Q इज इक्वल टू m इंटू एल। यहां पे जो L है ये कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। वी कॉल दिस लेटेंट हीट, इट्स कॉल्ड लेटेंट हीट। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है, और आप देख सकते हो इस फॉर्मूला में चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। सो इट मीन्स यस, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस वक्त जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दो फेज का टेम्परेचर सेम होता है, हीट लगती है, इट्स m into l, राइट। ओके, अब ये जो L है इसके दो टाइप्स है, L जो इसके दो टाइप्स है, एक है LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा है LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगता है जब आइस कन्वर्ट होता है पानी में एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। ठीक है, उस वक्त ये लगता है, इसका वैल्यू होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। दैट मीन्स 1 ग्राम अगर आपके पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको मेल्ट करने के लिए, उसको पानी में कन्वर्ट करने के लिए जो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी आएगा, वो उस पे आने के लिए उससे आपने 80 कैलोरीज देने पड़ेंगे। दैट मीन्स 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आप उसे मेल्ट करना चाहते हो, 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। 1 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको कन्वर्ट करना वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, एलवी जो होता है इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये वो होता है जब पानी कन्वर्ट होता है किस में, स्टीम में, लेटेंट ऑफ वेपर स्टीम में कन्वर्ट होता है। आपको पता है जब आपका पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, उसके बाद अगर आप उसे ओपन इस वेसल में हीट देंगे तो क्या लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 100 से ज्यादा होगा, नहीं। फिर होता क्या है, वो पानी कन्वर्ट होता है किस में, स्टीम में कन्वर्ट होता है। और एलवी लेटेंट ऑफ वेपर इसका वैल्यू है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है अगर आपके पास 1 ग्राम पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो अगर आप उसको स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हो, सारा 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो आपको हीट देनी पड़ेगी 540 कैलोरी। कितना देना पड़ेगा, 540 कैलोरी। 1 ग्राम पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको कन्वर्ट करना है, 1 ग्राम स्टीम में 540 कैलोरीज देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही मतलब है एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऑलराइट, ठीक है, इज इट डन? यस, इट इज डन। एक क्वेश्चन जल्दी से हो जाए इस पे, उसके बाद हम इंशाल्लाह कल इस पे आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड to convert 10 gram of ice at minus 10 degrees Celsius into steam. आपके पास है आइस 10 ग्राम आइस है आपके पास, -10 डिग्री सेल्सियस पे, 10 ग्राम ऑफ आइस -10 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसे हीट देनी है ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। आपको बताना कितनी हीट लगेगी। क्या आप सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे mc डेल्टा टी? याद रखिए, c जो होता है स्पेसिफिक हीट, हमने अभी बात की, इट डिपेंड्स ऑन द फेज।
जब ये आइस होगा सी का वैल्यू अलग है, जब ये वाटर होगा सी का वैल्यू अलग है, और बीच में फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। कब? जब आइस 0 पे होगा, फिर वो बनेगा, मेल्ट हो जाएगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फिर जब वाटर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे और वो स्टीम बनेगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स जब आइस को -10 से स्टीम बनाएंगे, 2 फेज ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और 2 सीज यूज होंगे। एक सी यूज होगा आइस का, एक सी यूज होगा किसका? वाटर का, लिक्विड का। इसलिए आप डायरेक्टली एमसी डेल्टा टी यूज नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट यू विल डू इज, आप क्या करेंगे, आप इसको 4 स्टेप्स में कन्वर्ट करेंगे, 4 स्टेप्स। वो स्टेप्स सुन लीजिए वो क्या क्या है। पहले आप लाएंगे आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट, आइस के मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहले लाना चाहिए। फ्रॉम माइनस डिग्री, माइनस जो भी माइनस टेम्परेचर उसका होगा आइस का, वहां से लेके आपने उसे लाना चाहिए आइस का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और वो 0 डिग्री होता है। आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपका पहला स्टेप है। फिर जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, अब इसको मेल्ट करना है, मेल्ट करना है, और जब मेल्ट करेंगे पानी आ जाएगा और वो पानी 0 डिग्री पे आएगा। दैट मीन्स आइस एट 0 टू वाटर एट 0, ये आपका दूसरा स्टेप है। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस जो यहां पे आ गया, टू वाटर एट 0, ठीक है। फिर आप इस वाटर को ले जाएंगे, वाटर एट 0 टू द मैक्सिमम हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ वाटर विच इज 100 डिग्री सेल्सियस। आपका तीसरा स्टेप है वाटर एट 0 टू वाटर एट 100। फिर आपने इसको स्टीम बनाना है। स्टीम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर को 100 से स्टीम में लाएंगे, वही हुआ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। सो फिर आप देखेंगे वाटर एट 100 टू स्टीम, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स है, 4 फॉर्मूलाज लिखेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, वो बन जाएगी आपकी टोटल हीट। अब देखते हैं कैसे होगा। आइस एट -10 टू आइस एट 0, ये फॉर्मूला लगेगा mc डेल्टा टी। याद देखिए जब भी टेम्परेचर चेंज होगा mc डेल्टा टी, लेकिन यहां पे c जो लगेगा वो किसका लगेगा? आइस का लगेगा, सी आइस, सी आइस, ठीक है। और याद रखिए जो डेल्टा टी होना चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर, दिस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखिए m मास कितना है इसका? 10 ग्राम, 10। सी आइस का लिखना है, आइस का सी होता है 0.5, मैंने आपको अभी वैल्यू दिया। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, यार -10 टू 0, दैट मीन चेंज इन टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस, तो आपने लिखना है 10, हो गया। सो 10 10 100 इंटू 0.5, ये आ गया 50 कैलोरी, मिल गया आपको पहला। दूसरा आइस एट 0 टू वाटर एट 0, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है फॉर्मूला लगता है ml, और यहां पे L लगेगा LF, फ्यूजन, क्योंकि आइस कन्वर्ट हो रहा है पानी में। जब आइस कन्वर्ट होता है पानी में उस वक्त फ्यूजन लगता है LF। तो मास वही है 10, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 80, इट्स 80, सो 10 इंटू 80 इज 800 कैलोरी, हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप वाटर एट 0 टू वाटर एट 100। अब आपने वाटर जो इसका बन गया, अब उसको लाना है फ्रॉम 0 टू 100। फॉर्मूला फिर से लगेगा mc डेल्टा टी, mc, लेकिन इस बार जो c लगेगा वो वाटर का लगेगा। c आइस होता है 0.5, c वाटर होता है 1। तो मास वही है, मास डज नॉट चेंज, मास मीन्स कांस्टेंट। सो 10 ही आएगा, c वाटर दैट इज 1 इंटू डेल्टा टी, सीधा 0 से 100, चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 100, तो ये बनेगा 1000 कैलोरी। फिर लास्ट स्टेप है वाटर एट 100 टू स्टीम। अब ये पहुंच गया वाटर एट 100 पे, अब इसे कन्वर्ट करना है किस में? स्टीम में। फेज ट्रांसफॉर्मेशन फिर से होगा, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त ml है, लेकिन L जो यहाँ पे इस बार लगेगा वो लगेगा LV, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसका वैल्यू होता है 540। सो m वही आएगा 10, LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 540, तो ये बनेगा 5400 कैलोरी। अब इनको ऐड कीजिए, 5400 प्लस 1000, ये बनेगा 6400, 6400 प्लस 8, वो बनेगा 6400 प्लस 800 बनेगा 7200, 7200 प्लस 50, ये बनेगा 7250 कैलोरी। मेरे हिसाब से आप चेक भी कर सकते हो, कहीं ये गलत मत है, लगभग यही लग रहा है। 7250 कैलोरी लगेगी किसमें? अगर आपके पास
10 ग्राम आइस है, उसको कन्वर्ट करना है फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम में उसको लाना है, तो इतनी हीट आपको लगेगी ये करने में। दैट्स ऑल, क्वेश्चन डन एंड डस्टेड। और इंशाल्लाह कल ये क्वेश्चंस का सिलसिला जो है हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।